सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया में आप सबका इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज़ मैगजीन। न्यूज़ मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में आज के मौज़ूआत इस तरह हैं। 15 दिन की शदीद जंग के लिए फौज को असलहा और दीगर सामान के जखीरा करने की इजाजत। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने कहा ब्रेग्जिट मामले पर जारी रहेगी बातचीत। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के निशाने पर। कोरोना से जंग के दरमियान खुश आइंद खबर, अमरीकी रियासतों में वैक्सीन की फराहमी शुरू। महलूक अफगान तालिबान के सरबराह ने पाकिस्तान में करवाया था जीवन बीमा। कंधार में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहिम में मुतादिद तालिबानी दहशतगर्द हलाक। और अमरीका में ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान खूरेज झड़प। लद्दाख में चीन के साथ तनाज़े के दरमियान भारत ने एक गैर मामूली कदम उठाते हुए दिफाई दस्तों को 15 दिन की शदीद जंग के लिए असलहा और गोला बारूद के जखीरे करने की इजाजत दे दी है। आज मुल्क के बेशतर अखबारात ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स इस हवाले से रकम तराज है कि मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाज़े के पेश नज़र दिफाई अफवाज को मुल्की और गैर मुल्की ज़राए से सामान और गोला बारूद के हुसूल के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होने की तवक्को है। इसी मकसद को जहन में रखते हुए ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाने और हंगामी नौयत के फाइनेंशियल इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया है, जिसके तहत असलहा और गोला बारूद की मौजूदा 10 रोज़ा ज़ख़ीरा अंदोज़ी को अब कम से कम 15 दिन की सतह तक बढ़ाने का इख्तियार फौज के पास होगा। वाज़ेह हो कि चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ तनाज़ात के मद्देनज़र दिफाई अफवाज को 2 माह पर जंग के लिए तैयार रखना है। सरकारी ज़राए के हवाले से अखबार लिखता है कि दुश्मन के साथ 15 दिन की शदीद जंग लड़ने के लिए ज़खायर रखने की इजाज़त के तहत अब मुतादिद हथियारों का निज़ाम और गोला बारूद हासिल किया जा रहा है और अब ज़ख़ीरा 10 दिन की सतह से 15 दिन की सतह पर होगा। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड मुआहदे से मुतालिक बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हो गया है। रोजनामा द हिंदू में शाया खबर के मुताबिक एक मुश्तरका बयान में बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन और यूरोपीय यूनियन की सरबराह अर्सला वैन डेर लीयन ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए और जिम्मेदार होने की जरूरत है। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान कुछ पेचीदा मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू-शुनीद हुई और आगे बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता हफ्ते दोनों रहनुमाओं ने आगे की बातचीत पर फैसला लेने के लिए इतवार का दिन मुकर्रर किया था, जबकि बरतानिया के वजीर खारजा ने कहा था कि इतवार के बाद बातचीत जारी रहने का बहुत कम इम्कान है। वाज़ेह हो कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान पोस्ट ब्रेग्जिट डील को लेकर मार्च से गुफ्तगू-शुनीद हो रही है और ये मुसलसल जारी है कि 31 दिसंबर को ट्रांजिशन वक्त खत्म होने से कबल ये अमल मुकम्मल कर लिया जाए। पाकिस्तान में अपोजिशन के इत्तेहाद PDM ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अपने एहतजाज के दूसरे मरहले के तहत इस्लामाबाद की जानी मार्च करने का ऐलान किया है, जिससे PTI हुकूमत की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस में शाये खबर के मुताबिक इतवार के रोज हुकूमत मुखालिफ जलसे में शिरकत के लिए पाकिस्तान में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लोग काफिलों की शक्ल में लाहौर पहुंचे। जलसे से खिताब के दौरान एहतजाज के दूसरे मरहले की तफसील बताते हुए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में पूरी पाकिस्तानी कौम इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी मार्च करेगी और अरकान पार्लियामेंट अपने इस्तीफे अपने साथ लेकर जाएंगे। PDM के सरबराह के बकौल उन्हें खतरा है कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल न पैदा हो जाए जिसमें इस्टेब्लिशमेंट और अवाम आमने सामने आ जाएं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुतनब्बे करते हुए कहा कि वो अवाम के रास्ते से हट जाएं और उन्हें इस्लामाबाद आने दें। अपोजिशन के इस जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के सियासी मामलात में पाकिस्तानी फौज के अमल दखल की भी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि एजेंसीज में सियासी इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाइस नए मरीजों और अमवात में इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं वैक्सीन से मुताल्लिक उम्मीद अफजा खबरें भी सामने आ रही हैं। रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक
अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अमेरिका में फाइजर ने कोविड-19 वैक्सीन को तमाम रियासतों में भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसका मकसद ये है कि 10 करोड़ से ज्यादा अफराद को मार्च से पहले वैक्सीन लगा दी जाए। इतवार के रोज इस वैक्सीन की पहली खुराक ड्राई आइस के कंटेनर्स में डालकर हवाई जहाजों और ट्रकों में रवाना की गई। अमेरिकी आर्मी के जनरल पर इस मुंतकली की जिम्मेदारी आयद की गई है। उन्होंने कहा कि पीर तक वैक्सीन को 145 मुख्तलिफ वैक्सीन स्टेशन तक पहुंचा दिया जाएगा, जबकि 491 मजीद जगहों पर मंगल और बुध तक ये वैक्सीन पहुंच जाएंगी। इब्तदाई मुंतकली से तकरीबन 30 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। वाज़ेह हो कि अमेरिका में अद्वियात के निगरां इदारे FDA ने फाइजर की वैक्सीन को हंगामी बुनियादों पर मंजूरी दे दी है और ये वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ 95% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और उसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने महफूज पाया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मामले पर दुनिया को चाहे जितना गुमराह करे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में न सिर्फ दहशतगर्दों की माली मदद की जाती है बल्कि उनका बीमा भी किया जाता है। अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक होने वाले अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला अख्तर मंसूर ने अपनी मौत से कबल पाकिस्तान में फर्जी शनाख्त का इस्तेमाल करके एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। इस खबर को आज बेशतर अखबारात ने अपनी सुर्खी बनाया है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक अख्तर मंसूर ने इस पॉलिसी के प्रीमियम के तहत 3 लाख रुपए भी अदा किए थे। इस खबर से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान में न सिर्फ दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की जाती है बल्कि उनकी जिंदगी का बीमा भी किया जाता है, ख्वाह वो किसी भी फर्जी पहचान के साथ किया जाए। वाज़ेह हो कि ये वही अख्तर मंसूर हैं जो सन 2015 में अफगान तालिबान का सरबराह बना और फिर पाकिस्तान ईरान सरहद के नजदीक मई सन 2016 में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया था। शनिचर के रोज मंसूर और उसके मफरूर साथियों को माली मदद देने के मामले में हुई सुनवाई के दौरान उसकी बीमा पॉलिसी से मुताल्लिक इंकिशाफ हुआ। बीमा कंपनी ने मामले की समाअत के दौरान ATS अदालत के सामने ये जानकारी फराहम की। काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने मंसूर और उसके मफरूर साथियों के खिलाफ ATS अदालत में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि मंसूर और उसके साथी फर्जी शनाख्त से जायदाद खरीद फरोख्त भी करते थे और इस रकम को दहशत गर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाता था। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मंसूर ने कराची में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की जायदाद खरीदी थी। पहले अमेरिका के साथ और फिर बैन अफगान मुज़ाकरात के बावजूद अफगानिस्तान में लड़ाई जारी है। ताज़ा मामले में अफगानिस्तान के जुनूबी सूबे कंधार में पिछले 72 घंटों के दौरान सलामती दस्तों की जानिब से चलाई गई मुहिम में 7 खुदकुश हमलावरों समेत दर्जनों तालिबानी दहशतगर्द मारे गए, जबकि 29 दीगर जख्मी हुए हैं। रोजनामा द हिंदू में शाया खबर के मुताबिक अफगान कौमी सलामती डायरेक्टरेट ने इतवार को एक प्रेस रिलीज जारी करके ये इत्तला दी। NDS के मुताबिक तीसरी इकाई के मोर्टार टीम की जानिब से तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया गया। वाज़ेह हो कि गुज़श्ता एक हफ्ते से कंधार सूबे में अफगान सलामती दस्तों और तालिबानी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं। अफगानिस्तान की वजारत दिफा के मुताबिक 9 दिसंबर तक 150 से ज्यादा तालिबानी दहशतगर्द मारे गए हैं। इससे पहले हफ्ते को अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौज की एक टुकड़ी USFORA ने तालिबान के ठिकानों पर फजाई हमले करने की तस्दीक की थी। अमरीकी फौज ने ये फजाई हमला तालिबान के जरिए 10 दिसंबर को कंधार सूबे के झारी जिले में अफगान फौज की एक चौकी को निशाना बनाकर किए गए हमले के बाद किया था। अमेरिका के कई शहरों में सदर ट्रंप के हामी इंतखाबात में वसी पैमाने पर इंतखाबी धांधलियों के इल्जामात लगाते हुए सड़कों पर जुलूस की सूरत में निकले, जहां कुछ मकामात पर उनके मुखालिफिन से झगड़े हुए हैं। इन खबरों को सभी अखबारात ने अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में 20 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 अफराद चाकू से किए गए हमलों में जख्मी हो गए हैं। एक मकाम पर गोली चलने की आवाज भी सुनी गई। अमरीकी दारुल हुकूमत में पुलिस को सदर ट्रंप के हामी और मुखालिफिन को एक दूसरे से अलहदा रखने के लिए मुदाखलत करनी पड़ी। ट्रंप के हामी मुजाहिरीन एक बैनर के गिर्द जमा हुए थे जिस पर वोट पर डाका नामंजूर दर्ज था। इन मुजाहिरीन में इंतहाई दाएं बाजू की तंजीम प्राउड बॉयज के अरकान भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने जर्द और सियाह रंग के लिबास पहने हुए थे और उनमें कई बुलेट प्रूफ जैकेटें भी पहने हुए थे। वाज़ेह को सदर ट्रंप दूसरी मियाद के लिए 3 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं और वो अपने मद्दे मुकाबिल मिस्टर जो बाइडेन से शिकस्त खा चुके हैं, मगर उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। लेकिन अमरीकी निज़ामी इंतखाबात में आम वोटिंग के बाद मुंतखब होने वाले इलेक्टोरल कॉलेजेस अमरीकी सदर का इंतखाब करते हैं। तवक्को है कि आज इलेक्टोरल कॉलेजेस
मिस्टर बाइडेन की कामयाबी की तौसीक कर देंगे। अभी आप सुन रहे थे हालात हाजिरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश है आज की बात। गुज़श्ता दिनों IFJ यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। इस इदारे ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में किया है जो सहाफत के लिए इंतहाई खतरनाक है। आदादो शुमार पर नजर डाली जाए तो 1990 से लेकर ताहाल 138 सहाफियों का सफ़हे हस्ती से मिटा दिया जाना कोई आम वाक़या हरगिज़ नहीं। साले रवा में मरने वालों की फहरिस्त में अजीज मेनन, जावेदुल्ला खान और अनवर जान जैसे अहम नाम भी शामिल है। कई सहाफियों को किसी खुफिया मंसूबे के तहत एजेंसी के कारिंदों ने अगवा किया, लेकिन बड़े पैमाने पर मुजाहिरों और अवामी दबाव में उन्हें छोड़ना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान में धीरे धीरे ये मामूल बनता जा रहा है। जो भी शख्स या इदारा फौज की जमहूरियत पर बालादस्ती के हवाले से कुछ बोलता या लिखता है तो एजेंसियां उसे खामोश करने के तरीके ढूंढने लगती हैं और हुक्मरां जमात एजेंसियों के जराइम की पर्दापोशी को भी अपने फराइज़े मनसबी में शुमार करने लगती है। दरअसल जनरल जिया के ज़माने से ही पाकिस्तान में सियासी और अस्करी क़ुव्वतों के गठजोड़ के सिलसिले का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस सिलसिले को मजीद इस्तेहकाम हासिल होता गया और अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एजेंसियाँ मुल्की सलामती और खारजा उमूर की फैसला साजी में भी अहम किरदार अदा करती हैं। फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सियासतदानों और सियासी जमातों की पुश्त पनाही और नाम निहाद इंतखाबी अमल के पर्दे में उन्हें मसनद इख्तिदार पर बिठाना अब एक हकीकत बन चुका है। एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालफीन को सबक सिखाने में भी फौज की दरपर्दा मदद काफी मानी रखती है। मिसल मशहूर है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इस हाथ दे उस हाथ ले के मिज़दाक फौज की तामीराती और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को उसूल व ज़वाबित को बालाए ताक रख कर पब्लिक सेक्टर के तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी हो या कलीदी सिविलियन आसामियाँ, हर जगह फौज और एजेंसियों की बालादस्ती नुमाया है। अस्करी बालादस्ती ने पाकिस्तानी मुआशरे को मफलूज करके रख दिया है। यूं तो पाकिस्तान में इसकी तारीख कोई नई नहीं, लेकिन फर्क ये है कि अब तमाम बैनुल अक़वामी इदारे भी इस हकीकत से वाकिफ हो गए हैं। ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि इस मामले में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों बेदस्तो पा नजर आते हैं। अगर हुकूमत की जानिब से कोई पेशकदमी होती भी है तो फौज की इजाजत के बगैर नहीं। फौज इजाजत ना दे तो इमरान खान अफगान हुक्काम के साथ तस्वीरें तो खिंचवा सकते हैं, लेकिन कोई अहम फैसला लेना उनके इख्तियार से बाहर है, जैसा कि हाल ही में उनके काबुल दौरे के दौरान भी देखने में आया। ये सच्चाई अगर सारी दुनिया को पता ना होती तो अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद हर बार इस्लामाबाद में सियासी रहनुमाओं से मिलने के बजाय अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए GHQ की राह ना लेते। अब हिज़्ब इख्तिलाफ के मुत्तहदा मुहाज़ PDM के मैदान में उतरने के बाद सूरत हाल में एक तब्दीली महसूस की जा रही है। अब सवाल सियासी पार्टियों के वजूद और उनकी बका का है। इसलिए फौज की बालादस्ती के खिलाफ जंग खुद उनके लिए भी लाजमी हो गई है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि फौज की बालादस्ती के खिलाफ पहली ताकतवर आवाज पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की ही थी। जिस दिलेरी से PTM ने एस्टेब्लिशमेंट की साजिशों को बेनकाब किया, उसके लिए जिस कदर भी उसकी तारीफ की जाए कम है। उनसे तहरीक पाकर ही सियासी जमातों ने फौज के बेजा तसल्लुत को ललकारा और अब पंजाब में भी मुज़ाहिमत तेज तर होती जा रही है। ये इस लिहाज से अहम है कि फौज और कारोबारी तबके की बहुत बड़ी आबादी इसी सूबे से ताल्लुक़ रखती है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो मज़ाहमत की क़यादत कर रहे हैं, अपनी एक तकरीर में कमर जावेद बाजवा और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को मौजूदा इंतशार का जिम्मेदार करार दे चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े फौज की सियासत में मुदाखलत का ही नतीजा थे। तज्ज़ियाकारों का ऐसा ख्याल है कि पाकिस्तान में ज़ियाउल हक के बाद कायम होने वाला नीम सियासी नीम अस्करी निज़ाम अपने मंतकी अंजाम के करीब जा पहुंचा है। इजहार आज़ादी पर कदगन लगाने के लिए खुफिया एजेंसियों का जारहाना इस्तेमाल और जबरी गुमशुदगियों से अवाम को हमेशा डराया नहीं जा सकता। मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम और आइन की बालादस्ती ही पाकिस्तान के मसाइल का दायमी हल है। आप सुन रहे थे आज की बात।
ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से अब सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। रज़ी अहमद से खबरें सुनिए। उत्तराखंड के किसानों ने 3 ज़रई क़वानीन की हमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात जाएंगे, जहां वो कई अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। भारत, ईरान और उज़्बेकिस्तान कलीदी एतबार से अहम 4 बहार बंदरगाह के मुश्तरका इस्तेमाल के बारे में आज से फ़रीक़ी बातचीत करने वाले हैं। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 94.98% हो गई है। जापान और जनूबी कोरिया ने कोविड-19 की वबा की शिद्दत को कम करने के लिए एहतियाती इक़दाम किए हैं। उत्तराखंड के किसानों के एक वफ़द ने कल नई दिल्ली में वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और नए ज़रई क़वानीन की हमायत की। वज़ीर ज़राअत ने इन क़वानीन की हमायत के लिए किसानों का शुक्रिया अदा किया। नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब तोमर ने कहा कि किसानों ने इन क़वानीन को समझा है, उन्होंने अपने नज़रियात पेश किए हैं और इसकी हमायत की है। मीटिंग में ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के वज़ीर मुमलकत कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के वज़ीर तालीम अरविंद पांडे भी मौजूद थे। किसानों का ये तीसरा ग्रुप था जिसने जनाब तोमर से मिलकर इन ज़रई क़वानीन की हमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात जाएंगे, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों में दुनिया का सबसे बड़ा काबिल तजदीद तवानाई पार्क, खारे पानी को मीठा बनाने का एक प्लांट, सरहद डेयरी का एक मुकम्मल खुदकार मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट शामिल हैं। काबिल तजदीद तवानाई पार्क कच्छ ज़िले में खावड़ा के नज़दीक भारत पाक सरहद से मुत्तसिल कायम किया जा रहा है। गुजरात के सयाहत के वज़ीर वसन भाई अहीर ने कहा है कि हाइब्रिड काबिल तजदीद तवानाई पार्क 30 गीगावाट शमसी और हवा से हासिल होने वाली तवानाई पैदा करेगा। जिस बंजर ज़मीन पर यह पार्क तैयार किया जा रहा है, वहाँ सिविलियन अफराद को जाने की इजाज़त नहीं है। इस इलाके का कंट्रोल BSF और भारतीय फ़ौज के हाथों में है। वज़ीर-ए-आज़म वर्चुअल तरीके से कच्छ ज़िले में मांडवी के नज़दीक गुंदियाली गांव में खारे पानी को मीठा बनाने के एक प्लांट का संग बुनियाद भी रखेंगे। यह प्लांट 300 गांव की 8 लाख आबादी के लिए समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाएगा। चाबहार बंदरगाह के मुश्तरका इस्तेमाल के बारे में भारत, ईरान और उज़्बेकिस्तान तीनों मुल्कों के वर्किंग ग्रुप की आज वर्चुअल तरीके पर मीटिंग होगी। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत राहदारी बंदरगाह के तौर पर चाबहार का इस्तेमाल करने की उज़्बेकिस्तान की दिलचस्पी का खैर मकदम करता है। उसने ये भी कहा है कि इससे खित्ते की कारोबारी और ताजिर बरादरी को इक़्तिसादी मौक़े फराहम होंगे। उज़्बेकिस्तान के अलावा वस्ती एशिया के दूसरे मुल्कों ने भी इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी का इजहार किया है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली में 2021-22 के मरकज़ी बजट के बारे में आला सनअतकारों के साथ सलाह मशवरा कर रही हैं। ये इस तरह का पहला सलाह मशवरा है। मीटिंग में दीगर आला हुक्काम के अलावा ख़जाने के सेक्रेटरी डॉक्टर AB पांडे, DEA के सेक्रेटरी तरुण बजाज, आला इक़्तिसादी मुशीर KV सुब्रमण्यम भी मौजूद हैं। हमारे नामानिगार का कहना है कई साल से वज़ारत ख़जाना बजट से पहले सनअत व तिजारत की अंजुमनों, कारोबारी तंजीमों और माहिरीन से मशवरा करती रही है ताकि सालाना बजट के लिए उनकी राय मालूम की जा सके। बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब आज से भारत के 4 दिन के दौरे पर हैं। नई दिल्ली में अपने क़याम के दौरान जनाब राब कल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर के साथ 2 तरफ़ा, इलाक़ाई और बाहमी दिलचस्पी के बैनुल-अक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। वो माहौलियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर और वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल के साथ भी सरकारी मीटिंग करेंगे। वो बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वो जुमेरात को कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला से मुलाकात करेंगे। भारत और बरतानिया के दरमियान 2004 से कलीदी नौयत की साझेदारी है और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक में इजाफा हुआ है। जनाब राब के दौरे से कोविड के बाद और ब्रेक्सिट के बाद के तनाज़ुर में तिजारत, दिफा और माहौलियात, माइग्रेशन, तालीम और सेहत के शोबों में साझेदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने की राह हमवार होगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 94.98% हो गई है। मज़ीद 30,605 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देने के बाद रूब सेहत
ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 93,88,159 ہو گئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 27,071 نئے مریضوں کی اطلاع ملنے کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 98,84,100 ہو گئی۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 336 اموات کی خبر ملنے کے بعد اموات کی کل تعداد 1,43,355 ہو گئی۔ طبی تحقیق کی ہندوستانی کونسل کے مطابق کل تک 15,45,66,990 نمونوں کی جانچ کی جا چکی تھی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ سرکار نے کووڈ-19 کی وبا سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ وہ ورچوئل طریقے پر فکی کی سالانہ میٹنگ کے اختتام اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ آتم نربھر بھارت ابھیان ایک انتہائی اہم اور دور رس اہمیت کی حامل مہم ہے، جس کے تحت کئی تاریخی پالیسی فیصلے کیے گئے ہیں۔ کسانوں کے خدشات دور کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مرکز کسانوں کے مفاد کے لیے اقدامات کر رہا ہے اور سرکار ہمیشہ ان کی بات سننے کو تیار ہے۔ ملک میں عوام کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے نیتی آیوگ نے آج وائٹ پیپر ویژن 2035 جاری کیا ہے۔ اس دستاویز میں صحت عامہ کے 3 پہلو والے نظام کو آیوشمان بھارت میں یکجا کر کے عوام کی صحت کی دیکھ بھال کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مریضوں کو ریفر کرنے کے طریقے اور لیبارٹریوں کی صلاحیت بڑھانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین اور صحت سے وابستہ ممبر ڈاکٹر راجیو کمار پال اور چیف ایگزیکٹو افسر امیتابھ کانت نے اسے جاری کیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیڈے آج کورونا وائرس سے متعلق ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے اور ملک میں کورونا کے بڑھتے انفیکشن کو روکنے کے لیے سفر سے متعلق سبسڈی پروگرام پر مزید بندشیں عائد کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ جناب سوگا راجدھانی ٹوکیو اور ناگویا کے لیے سفر مہم پر عارضی طور پر روک لگا سکتے ہیں۔ علاقائی معیشتوں کو فروغ دینے اور ہوٹلوں اور ایئر لائنز کی مدد کے مقصد سے شروع کی گئی سفر پر جاؤ مہم سیاحت کو بڑھاوا دینے میں کسی حد تک کامیاب رہی ہے۔ یہ بات سرکاری ترجمان نے ایک نیوز کانفرنس میں بتائی۔ جنوبی کوریا نے راجدھانی سیول اور اطراف کے علاقوں میں کل سے اسکولوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ قدم کووڈ-19 انفیکشن کے معاملوں میں اب تک کے سب سے زیادہ اضافے کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ راجدھانی خطے میں اسکول اس مہینے کے آخر تک آن لائن کلاسز لیں گے۔ اسکولوں کو بند کیا جانا تیسرے مرحلے کے سوشل ڈسٹینسنگ کے نفاذ کی جانب ایک قدم ہے۔ اس کارروائی سے ایشیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت یقینی طور پر متاثر ہوگی۔ بین الاقوامی بینک نے دریاؤں کو صاف ستھرا بنانے کی بھارت کی کوششوں کی ستائش کی ہے۔ تعمیر نو اور ترقیات کے بین الاقوامی بینک کے صفائی ستھرائی اور پانی کے شعبے کے اعلیٰ ماہر نے کہا ہے کہ بینک کو بھارت کی طرف سے کیے گئے سبھی کاموں پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 سال پہلے کس نے یہ سوچا ہوگا کہ 55 کروڑ افراد ملک میں کھلے میں رفع حاجت کرنا بند کر دیں گے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ اتراکھنڈ کے کسانوں نے 3 زرعی قوانین کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات جائیں گے، جہاں وہ کئی اہم پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ بھارت، ایران اور ازبکستان کلیدی اعتبار سے اہم چابہار بندرگاہ کے مشترکہ استعمال کے بارے میں آج سے فریقی بات چیت کرنے والے ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفایاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 94.98% ہو گئی ہے، اور جاپان اور جنوبی کوریا نے کووڈ-19 کی وبا کی شدت کو کم کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اس خبرنامے کے ساتھ ہی اردو نیوز میگزین کا آج کا شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔